आज 21 फरवरी है और आज के लिए हम कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के लिए। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आज हमारे पास वो है यूनियन स्टेट रिलेशंस को लेकर। तमिलनाडु सरकार ने एक समिति बनाई थी, एक आयोग बनाया था। उस आयोग ने स्टेट और यूनियन के रिलेशन को लेकर अपनी जो बातें कही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ज़रूरी बातें इस आयोग ने कही हैं, क्योंकि भारत में स्टेट और यूनियन के जो रिलेशंस है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, अधिकारों को लेकर झगड़े होते हैं, जो फिनंशियल अधिकार उनको लेकर, और झगड़े होते हैं अपना राज्यपाल को लेकर। और देखते हैं कि हम राज्य सरकारें अक्सर केंद्र सरकार के ऊपर उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का, उनके अधिकारों को कम करने का आरोप लगाते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने जो आयोग बनाया था उसके बारे में देखेंगे। आपको याद होगा इस तरह का आयोग जब आपने जो पॉलिटी पढ़ी होगी उस समय आपने देखा होगा कि एक राज मन्नार आयोग बना था। तो वैसा ही ये आयोग है और ये भी यूनियन और स्टेट रिलेशंस को लेकर ही है। तो देखेंगे कि ये आर्टिकल क्या कहता है और ये आयोग क्या कहता है। तो पहली न्यूज़ है हमारे पास तमिलनाडु के यूनियन और स्टेट रिलेशन को लेकर जो आयोग बना था उसके बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है। और दूसरा वाला जो आर्टिकल है वो है कि अपना यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो टैरिफ लगाने के फैसले हैं उन फैसलों पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अपना जियोपॉलिटिकल वेपन बना लिया था। वे कहीं पर भी अगर उनकी बातों से कोई असहमत होता था या उनकी तरह या उनके पक्ष में काम नहीं करता था तो वो अक्सर टैरिफ लगाया करते थे और टैरिफ के माध्यम से अलग अलग देशों के ऊपर दबाव बनाते थे। लेकिन इनके खिलाफ एक केस फाइल हुआ था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। कहा है कि ये जो टैरिफ लगाने की शक्ति है वो अमेरिका की संसद के पास है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस के पास है, न कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यूएसए है, यूएसए में फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएसए में जो राज्य हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं और उन्होंने केस फाइल किया था जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे अधिकतर उनमें थे। तो इन राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस किया था और कहा था कि इनके जो फैसले हैं एक तो असंवैधानिक है, दूसरा इनके फैसलों से उनको नुकसान होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और ये फैसला काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर 9 जजेस हैं, उसमें से जो 6 जजेस हैं और 3 जजेस हैं, मतलब 6 जजेस जो माने जाते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक या उनके करीबी माने जाते हैं और 3 डेमोक्रेट्स माने जाते हैं, मतलब जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो पार्टी है उनके करीबी माने जाते हैं। और उसके बाद भी 6-3 से फैसला आया है, मतलब 6 लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारों को कम करने के पक्ष में है, मतलब कम नहीं करने के पक्ष में है, बल्कि उनके अधिकारों को सही जगह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सही रास्ता दिखाने के पक्ष में है और उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को असंवैधानिक बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे एक बैकयार्ड बर्ड काउंट, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और उसकी जो अपने इंडिया की शाखा है उसने तिरुवनंतपुरम में इस तरह का पक्षियों को लेकर एक प्रोग्राम करवाया था। उसमें कई सारे पक्षियों को यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो उन पक्षियों के बारे में देखेंगे, फोटो के साथ देखेंगे और देखेंगे कि ये पक्षी जो है कहाँ के स्थानिक प्रजाति है, कहाँ पर माइग्रेटरी हैं, और इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पक्षियों के नाम को लेकर, पक्षियों की स्थानिकता को लेकर ये सारे सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर स्टेटमेंट्स में इस तरह के सवाल बन जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत जो दूसरा वाला मिशन है, आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो दूसरा मिशन है, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस सेकेंड भी कह सकते हैं, तो आर्टेमिस सेकेंड का रिहर्सल की है और रिहर्सल सक्सेसफुल रही है। और जैसे फाइनल के पहले जो रिहर्सल होती है वो वाली रिहर्सल हो चुकी है। इससे पहले एक बार जो मिशन के रिहर्सल थी वो फेल हो चुकी थी, उसमें कुछ तकनीकी खराबियां आई थी। लेकिन अब आर्टेमिस 2 मिशन की जो रिहर्सल है वो फाइनल हो चुकी है और अब इसे जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है और आर्टेमिस 2 मिशन क्या है, आर्टेमिस 1 क्या था और आर्टेमिस 3 क्या होने वाला है, तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने कहा कि डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो नेट एफडीआई है वो लगातार चौथे महीने में माइनस में रहा है। मतलब जितना एफडीआई, जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है उससे ज़्यादा पैसा भारत से बाहर चला गया है। चिंता है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसमें, दोनों को देखेंगे, पक्ष विपक्ष, इसके अच्छे पक्ष को भी देखेंगे, बुरे पक्ष को भी देखेंगे कि इसमें अच्छा क्या है और इसमें चिंताजनक बात क्या है। फिर हम सबसे लास्ट में देखेंगे
पैक्स सिलिका के बारे में। कल वाले जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको लेकर जो चाइना का दबदबा है पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन है, पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन है, आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन या कहें कि लगभग सारा ही प्रोडक्शन चाइना में होता है। चाइना ही सारे देशों को इसकी सप्लाई करता है। वहीं पर इसने लंबे समय से इसमें निवेश करके रखा था और इसका एक इकोसिस्टम तैयार किया था और अब भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है वो इनके ऊपर डिपेंड है। अब उसको लेकर चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर रहा है और उसके प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने ये पैक्स सिलिका नाम का एक कोलिशन, एक गठबंधन बनाया है ताकि इसके साथ मिलकर जो दूसरे देश हैं वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सके, उनकी सप्लाई चेन में उनकी भी थोड़ी सी हिस्सेदारी हो सके। और इसे जब इसकी बैठक हुई थी अपना दिसंबर 2025 में, वहाँ पर भारत को नहीं बुलाया गया था। उस समय भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा-सा मनमुटाव था, थोड़ी-सी बोलचाल बंद थी, लेकिन अब भारत इसमें शामिल हुआ है। चूँकि एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, वहाँ पर ये प्रोग्राम भी हुआ है, तो हम अब कह सकते हैं कि पैक्स सिलिका कोलाइजन में अब भारत भी शामिल हुआ है। तो ये न्यूज़ हैं सारी, हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। हम सबसे लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे, हर एक आर्टिकल से 1 या 2 एमसीक्यू हम आखिरी में रखते हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे। सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। हर दिन हमारी ये क्लास होती है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला वाला आर्टिकल है वो है यूनियन स्टेट रिलेशंस को लेकर, राज्य और संघ के संबंधों को लेकर। आप जानते हैं कि अगर अमेरिका की बात करें हम, तो अमेरिका में जो वहाँ का देश है, जो वहाँ की राज्य व्यवस्था है, वो एक लहसुन की तरह है। लहसुन की तरह कैसे? जैसे हर एक कली अपनी-अपनी उसका अपना अस्तित्व भी है, लेकिन साथ मिलकर एक लहसुन भी बनाते हैं और जब अलग होते हैं तब भी वो कली वैसी ही होती है जैसी बाकी कलियाँ हैं। मतलब सभी के अपने-अपने अधिकार हैं, सभी का अपना-अपना अस्तित्व है, सभी का संविधान में उन्हें अधिकार मिले हुए हैं और सबने साथ में मिलकर, अलग-अलग राज्यों ने साथ में मिलकर आकर एक संघ बनाया है। मतलब पहले राज्य थे और राज्यों ने साथ में आकर संघ बनाया है और अपनी थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ संघ सरकार को दे दी हैं। तो वहाँ पर जो राज्य हैं संघ सरकार से ज़्यादा मजबूत हैं, संघ सरकार को राज्यों ने शक्ति दी है और वहाँ के संविधान में राज्यों को संघ से, यानी अमेरिका से अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो वो अलग भी हो सकता है। तो इस तरह की शक्तियाँ हैं उनके पास और अमेरिका की जो राज्य व्यवस्था है उसको फेडरल व्यवस्था कहा जाता है, उसको संघवाद कहा जाता है। तो ये जो संघवादी व्यवस्था है वहाँ की, अमेरिका की फेडरल व्यवस्था है, वो पूरी तरह से हम कहें कि क्लासिक एग्जाम्पल है संघवाद का। लेकिन भारत में क्या है? भारत में पहले राज्य नहीं थे, भारत में पहले संघ बना है, उसके बाद राज्यों का गठन हुआ है। हालांकि जो पहले राज्य थे उनका भी बाद में आकर फिर से पुनर्गठन हुआ है। तो भारत में संघ ज़्यादा मजबूत है और राज्यों के अधिकार संघ की तुलना में काफ़ी कम है। वित्तीय शक्तियाँ भी कम है, विधायी शक्तियाँ भी कम हैं और प्रशासनिक शक्तियाँ भी कम हैं। तो राज्यों को लेकर, राज्यों के अधिकारों को लेकर भारत में अक्सर इस तरह की बहस होती है कि जो केंद्र की सरकार है बहुत ही ज़्यादा हावी है राज्यों के ऊपर। और ये जो परिस्थिति थी जहाँ पर भारत का संघ बन रहा था, वो परिस्थिति थी जहाँ पर देश का विभाजन हुआ था, जहाँ पर देश का एकीकरण भी एक तरफ हो रहा था। तो एक तरफ एकीकरण हो रहा था, एक तरफ विभाजन हो रहा था, दंगे हो रहे थे, हिंसा थी और बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थितियां थी क्योंकि भारत की आर्थिक हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, आज़ादी मिल रही थी, विभाजन हुआ था भारत का, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे और फिर बाद में बांग्लादेश बना, वो भी उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। फिर एकीकरण भी हो रहा था, अलग-अलग रियासतों का बहुत सारे रजवाड़े थे जो अपने अधिकार और अपनी रियासत, अपना राज छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में एक मजबूत संघ की ज़रूरत थी और इस मजबूत संघ की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उस समय जो हमारी संघ सरकार है, जो हमारी दिल्ली से चलने वाली सरकार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले थे। तो अधिकारों के मामले में, वित्तीय शक्तियों के मामले में, आपातकालीन शक्तियों के मामले में, प्रशासनिक शक्तियों के मामले में, सेना पर कंट्रोल के मामले में, सभी चीज़ों के मामले में, यहाँ तक कि जब राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है, जब वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था असफल होती है तब भी। तो हर एक मामले में हम कह सकते हैं कि हमारी जो संघ सरकार है उसके अधिकार राज्यों की सरकार से बहुत ज़्यादा हैं। अब इसको लेकर अक्सर शिकायतें दर्ज की जाती हैं, शिकायतें राज्य सरकारों की तरफ से की जाती हैं। अब राज्य सरकारें कहती हैं कि चूँकि भारत अब सुरक्षित है, भारत की सीमाएँ सुरक्षित हैं, भारत में अब जो सेना है वो भी मजबूत है, इस तरह की कोई विभाजनकारी
ये ताकतें भारत में अब मौजूद नहीं हैं और उसको लेकर अब जो संघ की जो पहले मजबूत संघ की परिकल्पना की गई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार राज्यों को अब मिलने चाहिए ताकि स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय संसाधनों का यूज़ हो सके, जो राज्य को मिलने वाला पैसा है उसका यूज़ हो सके और राज्यों की समस्याओं को हल किया जा सके। इसके लिए राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी ही चाहिए। तो जितनी स्वायत्तता मिलेगी उतने ही राज्य और भारत का उतना ही ज़्यादा मजबूत एकीकरण हो पाएगा, क्योंकि अगर अधिकारों के लिए राज्य आपस में लड़ते रहेंगे, अधिकारों के लिए केंद्र और राज्य आपस में लड़ते रहेंगे, तो कहीं न कहीं देश में जो यूनिटी है उसको लेकर बात होती है और जो स्थानीय अधिकार है उसको लेकर भी बात होती है कि इन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो केंद्र और राज्यों में केंद्र हावी होता जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर अध्ययन इनको करना था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पूर्व न्यायाधीश, पूर्व न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ साहब, और ये हैं, इनको इस पूरी व्यवस्था का अध्ययन करना था, केंद्र और राज्य के अधिकारों को लेकर अध्ययन करना था। और इन्होंने अध्ययन के दौरान जो अपने संविधान की बहसें हैं, अकादमिक शोध हैं, पूर्व आयोगों के क्या निष्कर्ष हैं, इनके सबके बारे में पढ़ा है, इनका उपयोग किया है। क्योंकि जब, जैसे हमने बात की कि देश को जब बनाया जा रहा था, जब हमारी संवैधानिक व्यवस्था की नींव डाली जा रही थी कहाँ पर? हमारी संविधान सभा में। तो संविधान सभा में संघवाद को लेकर भी बात हुई है, और जो एकाकी शासन होता है, जो यूनियन वाला शासन होता है, उसको लेकर भी यहाँ पर बहस हुई है, राज्यों के अधिकारों को लेकर भी बहस हुई है, केंद्र के अधिकारों को लेकर भी बहस हुई है, इनके बीच में शक्ति कैसे बांटी जाएगी उसको लेकर भी बात हुई है। तो सारी चीज़ों को लेकर अपने जो संविधान सभा है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुए हैं। और ये जो सारे डिस्कशन हैं, ये जो सारी चर्चाएँ हैं संविधान सभा की, हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। तो हम इनको पढ़कर समझ सकते हैं कि उस समय हमारे जो देश के निर्माता थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो हमारी संविधान निर्मात्री समिति थी, संविधान सभा थी, वो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या सोच रही थी, तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूर्व आयोगों के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। जैसे हमने बात की थी कि इससे पहले राजमन्नार समिति का गठन हुआ था, राजमन्नार आयोग, सॉरी समिति नहीं, आयोग का गठन हुआ था, तो उनके सभी के निष्कर्ष इन्होंने पढ़े हैं। और इस रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है। अब केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जैसे हम देख सकते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत में विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे महाराष्ट्र की पहचान, अपनी जो स्थानीय पहचान है वो अलग है, तमिलनाडु की अलग है, इसी तरह से बंगाल की अलग है, असम की अलग है, कश्मीर की अलग है। तो सभी की अपनी अपनी स्थानिक पहचान है, महत्वाकांक्षा है, इनके अपने संसाधन हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए ये चाहते हैं कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता हो। तो ये जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले हम कि केंद्र की बढ़ती हुई शक्तियाँ, केंद्र का बढ़ता हुआ दखल, केंद्र का केंद्रीकरण कैसे बढ़ता जा रहा है, इसको हम जीएसटी में देख सकते हैं कि कैसे जीएसटी के माध्यम से सारे जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास पहुंच गए हैं। लगभग बहुत सारे टैक्सेस जो पहले राज्य सरकारों के हाथ में हुआ करते थे, अब वो जीएसटी में चले गए हैं, और उसको मानना सभी के लिए मजबूरी है, क्योंकि एक रिफॉर्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसके बीच में संतुलन की ज़रूरत है, और संतुलन में जो हमारे राज्य हैं उनके अधिकारों को भी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीएसटी के माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हम देख सकते हैं राज्यपालों के माध्यम से कि जो राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उसका जो सारा कंट्रोल होता है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार के हाथ में होता है, उसकी नियुक्ति वहीं से होती है, उसको सारे ऑर्डर्स वहीं से मिलते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे राज्यपाल जो हैं, न्यायालयों की गाइडलाइंस के बाद भी राज्यपाल अपनी मनमर्जी करते हैं। राज्यपाल कभी-कभी सरकार गिराने और सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, केंद्र सरकार का एजेंडा लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से इन सभी कारणों के चलते राज्यपालों की भी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है। फिर हम देखते हैं एकीकरण दिखता है हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके माध्यम से। ये जो सर्विसेज हैं उनकी सारी भर्ती, परीक्षाएं, नियुक्तियां सब केंद्र से होती है, और वो राज्यों में जाकर काम करते हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, संविधान में संविधान सभा ने बहुत सोच कर समझ कर बहुत सारी चीज़ों को रखा था, लेकिन फिर समय के साथ इनका दुरुपयोग भी हुआ है, और समय के साथ ये सारी चीज़ें एक पक्ष में झुकती हुई नज़र भी आती हैं। तो इसको लेकर आलोचना की गई है, इसको लेकर बातचीत, बहसें अक्सर होती है, इसको लेकर राज्यों के अधिकारों को सीमित करने को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात इस तरह की अब होने लगी है। हालांकि जब आज़ादी मिली थी हमारी, और जब से हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है, तब से इस तरह के झगड़े चल रहे हैं।
जब भी पहले तो हम देखते थे, जब हमारा अपना ये कर्नाटक वाला जो अपना एसआर बोम्मई वाला केस था, उससे पहले तो ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए 10 राज्यों में एक पार्टी की सरकार है, बाकी राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार है, और जब एक पार्टी केंद्र में जब लोकसभा चुनावों में जीत जाती थी, तो अपोजिट पार्टी की सभी सरकारों को भंग कर देती थी और वहाँ डबल से चुनाव होते थे। इस तरह की प्रवृत्तियाँ भी हमने हमारी राजनीतिक व्यवस्था में देखी हैं, और उस तरह की प्रवृत्ति अभी तो सीमित हुई है। जो सरकारें गिराने की प्रवृत्ति थी, वो अभी सीमित हुई है, लेकिन अब दूसरे माध्यम से यहाँ पर राज्यों पर केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकार और अपनी शक्तियाँ थोपता हुआ नज़र आ रहा है। ये आयोग कहता है कि 1991 में जैसे हमने आर्थिक सुधार किए थे, कि हमारी पूरी व्यवस्था हमने बदल कर रख दी थी, वैसी ही व्यवस्था अब राजनीति व्यवस्था में भी, हमारी राज व्यवस्था में भी करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ों को अब एक बार फिर से देखना होगा। संविधान का निर्माण जिस जिस समय हो रहा था, उस समय विभाजन था, रियासतों का एकीकरण भी करना था। उस पृष्ठभूमि में केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई थी, अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। लेकिन अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं हैं, अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब जब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो वहाँ पर राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार अब ट्रांसफ़र होने चाहिए। विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक कदमों से भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मजबूत हुई है, जैसे कि हमने बात की थी। फिर अपना जो संविधान संशोधन करना है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। केंद्र सरकार इस शक्ति का बार-बार उपयोग करती है और अपने पक्ष में कई बार बड़े-बड़े फैसले लेती है। तो संविधान संशोधन भी एक तरीका है, राज्यपाल भी एक तरीका है, ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक तरीका है, और टैक्सेस भी एक तरीका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राज्यों को कहीं न कहीं उनके अधिकारों को सीमित कर रही है, उनकी स्वायत्ता को सीमित कर रही हैं। अब इस तरह से राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता कमज़ोर होती है और केंद्र का वर्चस्व बढ़ता है। तो ये सारे उदाहरण हैं, जैसे हमने देखा जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा कि पहले एक राज्य था, लेकिन अ, अब एक यूनियन टेरिटरी है और उसके अधिकार भी सीमित कर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य से यूटी बनाना कहीं न कहीं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का जो हालिया उदाहरण है हमारे पास, वो है। राज्यपालों का जिस तरह से हस्तक्षेप होता है, हम अक्सर न्यूज़ सुनते हैं, झगड़ा होता ही है। अभी जो तमिलनाडु में तो झगड़ा अभी का है, रिसेंट का है, जहाँ पर आर एन रवि साहब ने बजट के पहले जो उनका अभिभाषण होना था, जो पहला सत्र लगता है साल का, उसमें उनका जो गवर्नर के तौर पर एड्रेस होना था, वो उन्होंने नहीं किया। फिर एक भाषा को थोपने को लेकर, चूँकि राजनीति है, और अपने जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अक्सर हिंदी का विरोध किया जाता है। उन्हें लगता है कि ये हिंदी के माध्यम से वर्चस्व इस राज्य पर रखना चाहते हैं, तमिल की संस्कृति पर रखना चाहते हैं। तो वहाँ की जो स्थानीय पार्टियाँ हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और तमिलनाडु में जो राजनीति है, आज़ादी के बाद से ही इस तरह की रही है, और उसको लेकर ही जो उनकी द्रविडियन पहचान है और तमिल भाषा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा वे एग्रेसिव भी हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, और बहुत ज़्यादा वे अवेयर भी हैं। तो इसको लेकर भी, एक भाषा को लेकर भी, और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लेकर भी इस तरह का विरोध तमिलनाडु से आता है। उसके कुछ अच्छे कारण भी है, मतलब उसके कुछ जेन्युइन कारण भी है। हम कह सकते हैं कि कुछ कारण ऐसे हैं जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है, लेकिन कुछ राजनीति भी है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, और दोनों चीज़ों को लेकर राजनीति भी चलती रहती है और संवैधानिक बहसें भी चलती रहती हैं। एक सबसे बड़ी चिंता अभी आने वाली है परिसीमन को लेकर। अगर के लिए लोकसभा की सीटों का परिसीमन होता है और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, तो यहाँ पर उन राज्यों को, अभी क्या है कि जो 1971 की जो हमारी सेंसस हुआ पड़ा है, जो सेंसस हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पर ही सीटों का परिसीमन है। सीटों की जो संख्या है, वो उस समय की जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित है। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है, उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण बहुत अच्छा हुआ है, और वहाँ पर जनसंख्या को कंट्रोल करने के जो सरकार के प्रयास हैं, काफ़ी ज़्यादा सफल रहे हैं। और अब अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन होता है, तो उत्तर भारतीय राज्यों में सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारतीय राज्यों में या तो सीटें उतनी ही रहेंगी या उससे कम होंगी। तो इसके आधार पर भी यहाँ पर जो दक्षिण भारतीय राज्य है, जिन्होंने कभी जनसंख्या नियंत्रण की नीति को सफलतापूर्वक लागू किया था, अब वो लोग कह रहे हैं कि जो हमने अच्छा काम किया है, उसका पनिशमेंट हमें मिलने वाला है, और हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो कम होगी। और लोकसभा की सीटों का कम होने का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, मान लीजिए तमिलनाडु में सीटें कम होती हैं
और उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ती हैं, तो कहीं भी अगर कोई केंद्र में सरकार बनाना चाहता है तो उसकी पावर्स, अगर वो उत्तर प्रदेश को जीत लेता है या बिहार में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो अगर हिंदी पट्टी में अच्छा प्रदर्शन करता है तो लोकसभा में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह से उसके पास बहुमत यही 4-5-6 राज्यों से ही आ सकता है। तो ऐसे में जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनकी राजनीतिक शक्ति, लोकसभा में उनकी घटती शक्ति को लेकर चिंता है और उनकी सीटों की संख्या को कम होने को लेकर भी चिंता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि इन्होंने जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर काफ़ी अच्छा प्रयास किया था और उत्तर भारतीय राज्य, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग हर मामले में पीछे रहते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों से, चाहे वो हम आर्थिक प्रगति की बात करें, चाहे हम जीडीपी की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, हर मामले में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इस स्थिति में, जनसंख्या बढ़ी हुई स्थिति में, मतलब ज़्यादा जनसंख्या है तो राजनीति में जब परिसीमन होगा तो उसका लाभ मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें कम होंगी। तो इसको लेकर ये सारी चिंता, ये सारी लड़ाई है, इतनी बहस होती है। फिर जीएसटी को लेकर हम कह रहे थे, जैसे जीएसटी में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ पहुँची हैं, तो इसको लेकर भी इनको चिंता है तमिलनाडु में। और ये रिपोर्ट का तर्क है कि भारत का जो आकार है, विविधता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था है जहाँ पर अलग-अलग पहचान है, जहाँ पर अलग-अलग भाषा है, बोलियाँ हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पर अलग-अलग समस्याएँ हैं, अलग-अलग तरह के संसाधन अवेलेबल हैं, वहाँ पर स्वायत्तता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संघीय शासन अनिवार्य है। तो संघ में भारत, जैसे हम कहते हैं कि अर्धसंघीय राज्य है, जहाँ पर केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसे में अब ज़रूरत है, इस आयोग के हिसाब से ये कहा जाता है कि अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को भी स्वायत्तता मिलनी चाहिए। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अब उसको पलटने की ज़रूरत है। तो ये सारा आर्गुमेंट है इस आर्टिकल का और इस आयोग का। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपने हिसाब से अपनी राय बना सकते हैं। आपको पक्ष विपक्ष दोनों के तर्कों को सुनना होगा, दोनों की बातों को सुनना होगा। अगर कोई तर्क देता है तो उसका जवाब तर्कों से दिया जाना चाहिए। एक सभ्य समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में और एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत अगर संविधान को लेकर हम बहस करते हैं तो वहाँ पर एक स्वस्थ बहस हमारी पहचान बन सकती है, न कि कोई हिंसा, न कि कोई नफरत, न कोई घृणा। हम देखते हैं कि राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी होती है। कुछ स्थानीय नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए राज्यों के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। कभी दक्षिण भारतीय राज्यों से नफरत आती है तो कभी उत्तर भारतीय राज्यों से भी इस तरह की जो बयानबाजी है वो सामने आती है। तो ये जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय नेता बनने की कोशिश करते हैं, ये इस तरह की नफरत बढ़ाते हैं, तो इनकी नफरत पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत सभी के अधिकारों को लेकर और सभी की ज़रूरतों के हिसाब से एक संघ जो हमने बनाया था उसकी रक्षा करनी है। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ है यूएस, ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक फैसला दे दिया है और ये फैसला है, ये जो बार-बार टैरिफ लगाते थे उसको लेकर। जिस देश के साथ भी इनके कोई मनमुटाव होते थे, जिस देश के साथ भी इनका कोई झगड़ा होता था, जहाँ कहीं से भी इनको कोई काम निकालना होता था, वहाँ पर ये टैरिफ का दबाव देते थे, व्यापार बंद करने को लेकर दबाव बनाते थे और वहाँ पर जो अपने फैसले हैं वो थोपने की कोशिश किया करते थे। तो इस तरह का जो मामला है वो जैसे भारत के ऊपर टैरिफ थोपा था, जैसे कि अपना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जैसे कि कनाडा के ऊपर, जैसे कि यूरोप के देशों के ऊपर, जैसे कि जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, इन सभी देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाए थे। और ये जो टैरिफ है, भारत में भी टैरिफ एक प्रकार का, जैसे हम कहते हैं कि टैरिफ एक टैक्स है। अब भारत में भी अगर टैक्स लगाना होता है, अभी बजट सत्र चल रहा है, मतलब बजट सत्र की जो बैठक है वो नहीं चल रही, लेकिन बजट सत्र चल रहा है, वहाँ पर हमने देखा था और हमने बजट को पास करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भी देखा था कि जब तक संसद मंजूरी नहीं देती है तब तक टैक्स नहीं लगाया जाता है। भारत में भी ये व्यवस्था है, भारत में भी ये प्रावधान है। तो टैक्स लगाने की जितनी भी शक्तियां हैं वो संसद के पास होती हैं। इसी तरह की व्यवस्था अमेरिका में भी है। लेकिन अगर कोई आपातकालीन स्थिति है, देश में कोई इमरजेंसी लगी हुई है, तो वहाँ पर शक्तियाँ और वहाँ पर जो प्रक्रिया है वो थोड़ी-सी अलग हो सकती है। कैसे? जैसे अमेरिका में नॉर्मल जब सभी परिस्थितियाँ साधारण रहेंगी तब वहाँ की संसद कानून बनाकर टैक्स लगाएगी, वहाँ की संसद अगर कानून बनाती है तो टैक्स लगेंगे, नहीं बनाती है तो नहीं लगेंगे। इस तरह का रैंडम टैक्स लगाने की ताकत जो है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर है। जो कानून संसद ने बनाए हैं उन्हें उन्हें लागू करने की शक्तियाँ, डे टू डे प्रशासन की शक्तियाँ सिर्फ सरकार के पास होती हैं, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जो कार्यपालिका है वो संसद के बनाए हुए कानूनों से ही काम करती है। अब इसी तरह का एक कानून था अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये कहता है कि देश में अगर
आपातकालीन परिस्थितियां हैं, आपातकाल लागू है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। और ये वाले जो टैक्स लगे थे वो भी इसी कानून के तहत लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सर जी, देश में कोई आपातकाल नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है और आप इस कानून का यूज़ करके टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो टैरिफ लगे हैं इन्हें असंवैधानिक बताया है। इनके खिलाफ कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये फैसला आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो 9 सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जजेस हैं उसमें से 6 न्यायाधीश रिपब्लिकन पार्टी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के करीबी माने जाते हैं। वहाँ पर खुले तौर पर इस तरह से होता है और बाकी जो 3 न्यायाधीश होते हैं वो इनकी विपक्ष की पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके समर्थक माने जाते हैं। लेकिन अब फैसला इनके खिलाफ आया है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है और 6-3 से इनके खिलाफ फैसला आया है। तो अदालत ने कहा कि भाई आपातकालीन कानून का उपयोग अगर आप करते हैं और तो राष्ट्रपति इस तरह के कानूनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि देश में इस तरह की परिस्थितियां न हो। तो आपके पास यानी राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का कोई इस तरह का अधिकार नहीं है। ये अधिकार है वहाँ की संसद के पास। तो संसद लगाएगी अधिकार अपना टैक्स, राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे। ठीक है। और ये जो सारी शक्तियां हैं, ये जो सारे कानून हैं जो आपने लगाए हैं इस अधिनियम के तहत, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उस एक्ट के तहत जो टैरिफ लगे हैं वो सही नहीं है। अक्सर इस कानून का उपयोग संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए और हम देखते हैं कि दूसरे फैसले लेने के लिए किया जाता है, लेकिन टैरिफ लगाने के लिए राष्ट्रपति ने इनका उपयोग किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक नहीं है। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो टैरिफ वापस हुए हैं उनमें जो दूसरे कानून के तहत टैरिफ लगे हैं, दूसरे इस कानून के अलावा जो आपातकालीन शक्तियों से जुड़े हुए जो कानून हैं, आपातकालीन परिस्थितियों से जुड़े हुए जो कानून हैं, उनके अलावा जो दूसरे कानून हैं उनके हिसाब से अगर टैरिफ लगा है स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरी वस्तुओं पर तो वो चलेंगे। अब यहाँ पर जब से टैरिफ लगे थे तब से टैक्स कलेक्शन बढ़ा था, क्योंकि टैरिफ का मतलब होता है टैक्स और टैक्स का मतलब होता है पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा। पैसा इकट्ठा हुआ है, कितना हुआ है? लगभग 175 बिलियन डॉलर। तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और अब जो वहाँ के बिजनेस हैं और वहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये पैसा भी वापस होना चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से आपने टैक्स लगाए थे। तो अब ये जो पैसा है इकट्ठा हुआ है, जितना पैसा इकट्ठा ज़्यादा हुआ है उतना पैसा वापस दिया जाना चाहिए। तो जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा हुआ है उतना जो एक्स्ट्रा पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, वो वापस दिया जाना चाहिए। उम्मीद थी कि अगर टैरिफ जारी रहते तो अगले दशक में सालाना हर साल लगभग 300 बिलियन डॉलर का जो राजस्व है वो इन टैरिफ से इनको मिलना था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला है, ये टैरिफ आपको वापस करने होंगे। वापस को लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई कमिटमेंट नहीं किया है, लेकिन मांग तो ज़रूर की जा रही है कि आपको ये पैसा वापस करना चाहिए। और अगर संवैधानिक फैसले नहीं थे तो निश्चित तौर पर असंवैधानिक तरीके से जब आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो वापस भी आपको देना होगा। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि वैश्विक व्यापार युद्ध का केंद्र टैरिफ रहे हैं, तो अब इसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले थे उससे सहयोगी भी नाराज हुए हैं। यहाँ तक कि यूरोप भी नाराज हुआ है, भारत से भी इस तरह का झगड़ा हुआ है और चाइना के साथ तो चलता ही रहता है। ठीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई साहब आपातकालीन स्थितियां हैं, चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस तरह की स्थितियां हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैरिफ लगाए जाना। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया है और इन्होंने, जैसे कि इनका जो मिजाज है, इनकी जो आदत है, वो राष्ट्रपति होते हुए भी ये इस तरह की बातें करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इन्होंने थोड़ी बहुत टिप्पणियाँ कर दी हैं। बाकी सारी चीज़ें यही थी। यहाँ पर जब भी टैक्स लगाने होंगे, जब भी फैसले लेने होंगे, तो टैरिफ लगाना होगा तो यहाँ की जो संसद है, संसद फैसला लेगी, न कि राष्ट्रपति फैसला लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, इस तरह का एक प्रोग्राम तिरुवनंतपुरम जिले में किया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और तिरुवनंतपुरम के जो जिला प्रशासन है उसकी मदद से, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को दर्ज किया गया है। लगभग 238 पक्षी हैं। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो पश्चिम घाट के एंडेमिक है, पश्चिम घाट में ही मिलते हैं, यहीं पर ये स्थानिक है, यहीं पर इनका घर है। तो हमें ये देखना है कि पश्चिम घाट की जो स्थानिक अपनी प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें आपको मिलेगा एक तो ये ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन, आपको इसका फ्रंट जो है वो ग्रे दिखाई देगा। तो ये है इसकी जो
IUCN रेड लिस्ट में जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। सभी का लगभग लगभग लीस्ट कंसर्न है। इसमें से सिर्फ ये जो है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल यही वल्नरेबल है, बाकी सारे लीस्ट कंसर्न है। तो ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन ये है, मतलब इसका जो सामने है, मतलब इसका जो फ्रंट है वो ग्रे कलर का है, बाकी हरा पीजन है, मतलब कि हरा कबूतर है। बाकी मालाबार इंपीरियल पीजन भी है, ये है। फिर हमारे पास मालाबार ग्रे हॉर्नबिल भी है, ये वल्नरेबल है। एक ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ये मालाबार हॉर्नबिल है और ये वल्नरेबल है। इसके अलावा ये फ्लेम कहाँ गया, इसके अलावा ये मालाबार फ्लेमबैक, मालाबार फ्लेमबैक है। इसका जो ये फ्लेम की तरह दिख रहा है, इसके लिए मालाबार फ्लेमबैक है। हम अक्सर देखते हैं कि कहीं भी स्थानीय प्रजातियों की बात होती है तो अक्सर ये जहाँ के स्थानिक होती हैं, जहाँ की एंडेमिक होती हैं, इनके नाम में भी वहाँ का कोई ना कोई पहचान, वहाँ का कोई शब्द छिपा हुआ होता है। जैसे मालाबार है, मालाबार है, मालाबार है, मालाबार है, मालाबार है, मालाबार है। यहाँ पर नीलगिरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो पहचाने जा सकते हैं। ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन ये है जिसमें कोई स्थान को, वहाँ की जगह को लेकर, वहाँ के प्लेस को लेकर कोई नाम नहीं है, तो इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बाकी आपको ये याद रख लेना है। इसके अलावा मालाबार पैराकिट भी है, मालाबार वुड श्राइक भी है, मालाबार स्टार्लिंग भी है और नीलगिरी फ्लावर पेकर भी है। ये सारे पक्षी हैं। जिस तरह से वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं वैसे इनकी फोटोज हैं। आप ये जो सारे नाम जितने भी लिखे हुए हैं इनको आप एक एक करके अगर सर्च करेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं अगर देख लेंगे या फिर ये कहाँ के एंडेमिक है वो उनको बारे में देख लेंगे, फोटोज देख लेंगे, तो ध्यान में रहेगा। और जब भी आपको प्रजातियों के या पक्षियों के या पशुओं के नाम देकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पशु हैं या कौन से पक्षी हैं या कौन से रेप्टाइल्स हैं, तो उनको पहचानना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ की स्थानिक प्रजातियाँ हैं, यहाँ की जो एंडेमिक प्रजातियाँ हैं, उनमें हैं ग्रे फ्रंटेड ग्रीन पीजन, मालाबार इंपीरियल पीजन, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार फ्लेमबैक, मालाबार पैराकिट, मालाबार वुड श्राइक, मालाबार स्टार्लिंग और नीलगिरी फ्लावर पैकर। तो ये सारे पक्षी हैं। लगभग लगभग सारे ही लिस्ट कंसर्न है, और सिर्फ ये जो मालाबार क्या नाम है हॉर्नबिल है वो है वल्नरेबल है। बाकी जो सारे पक्षी हैं वो लिस्ट कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी देखा गया है, और इनमें है इंडियन पिट्टा, इंडियन गोल्डन ओरियोल, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ब्राउन श्राइक, ऑरेंज हेडेड थ्रश, रोजी स्टर्लिंग जैसे प्रवासी प्रजातियां यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो ये सारी प्रजातियां हैं। आप इनको एक बार सर्च करके, एक बार इनकी फ़ोटो देखकर, अगर इनका IUCN स्टेटस या इनकी फ़ोटो देखकर इनका नाम ध्यान में रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कुछ पक्षियों के, कुछ पशुओं के, कुछ रेप्टाइल्स के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से पक्षी हैं, कौन से पशु हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी कुछ पक्षी हैं जैसे कि फोर्क टेल्ड ड्रोंगो कुक्कू और क्रेस्टेड हॉक ईगल और बार्न आउल और ब्लैक नेप्ड मोनार्क और लेसर येलो नेप, ये सारे पक्षी हैं, ये भी यहाँ पर दर्ज हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इसे भेजा जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखनी है, आर्टेमिस प्रोग्राम, तो आर्टेमिस प्रोग्राम एक चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि 1972 के बाद इतने सालों के बाद अब प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी मिशन चंद्रमा पे उतरे, चांद पर जाए और मनुष्य को लेकर जाए। तो इस तरह का जो मिशन है वो 1972 के बाद पहला मिशन है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत आर्टेमिस 1 मिशन है, आर्टेमिस 2 मिशन है और आर्टेमिस 3 मिशन है। आर्टेमिस 3 में क्या होना है कि मनुष्य को लेकर, मानव को लेकर, उनको लेकर एक मिशन चांद के ऊपर जाएगा और चांद के ऊपर उतरेगा। ठीक, तो चांद के ऊपर उतरेगा आर्टेमिस 3। और ये जो 2 मिशन है आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2, इसकी तैयारियों के लिए भेजे जा रहे हैं, इसकी तैयारियों के लिए इनको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आर्टेमिस 2 में क्या होना है, मानव के साथ चांद के ऊपर एक मिशन जाएगा, चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। और आर्टेमिस 1 मिशन जो गया था उसमें कोई मनुष्य नहीं गया था, सिर्फ हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है, जो हमारे जो रॉकेट लॉन्चर है, इनको भेजा था हमने, मतलब रॉकेट लॉन्चर से जो हमारा जो मिशन है उसको भेजा था, और उसमें कोई मनुष्य नहीं गया था। ये सिर्फ मानव रहित है,
ये मनुष्य के साथ है और ये यहाँ पर चाँद के ऊपर जाकर लैंड करेगा। ये 3 मिशन है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत और इन्हें 1972 के बाद अब मनुष्य को चाँद पर भेजने के लिए बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इसकी रिहर्सल हुई थी आर्टेमिस 2 मिशन की। आर्टेमिस 2 मिशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है और लॉन्च होने से पहले एक बार हमने जो फाइनल रिहर्सल है कि हाँ, सारी चीज़ें सही है, सारा सिस्टम सही चल रहा है, सारी तकनीकें सही चल रही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर सही हैं, तो सारी टेक्निकल चीज़ को हमने देखने के लिए एक सेकंड लास्ट मतलब जो फाइनल से पहले रिहर्सल करनी थी वो हमने कर ली है। कहाँ से हुई है? फ्लोरिडा में जो आपका केनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से हुई है। इससे पहले कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण एक रिहर्सल जो हुई थी वो फेल हो चुकी थी, लेकिन अब बिल्कुल सारी चीज़ें सही रही है और यह मिशन 50 साल के बाद चंद्रमा के पास अब जा रहा है। चाँद पे जाएगा लेकिन चाँद पे लैंडिंग नहीं करेगा, मानव युक्त मिशन होगा, चाँद के आस-पास से घूमकर वापस आ जाएँगे। अभी फ़ोटो में भी देखेंगे कि हम कैसे यह काम करेगा। जैसे देखिए, ये वाली जो फ़ोटो है यहाँ पर यहाँ से लॉन्च होगा, फ्लोरिडा का जो हमारा स्टेशन है वहाँ से और यहाँ से ये हमारी जो अर्थ है वो घूमते हुए हमारी अर्थ की ऑर्बिट में जाएगा। ऑर्बिट के बाद यहाँ से एक इंजन फायर होगा मतलब हमारा जो अ, पहले लॉन्चर है, लॉन्चर इसको लॉन्च करेगा, ऑर्बिट तक लेकर जाएगा, ऑर्बिट में यहाँ से लॉन्चर अलग हो जाएगा और फिर उसके बाद इंजन फायर होगा, इंजन फायर होने के बाद जैसे हम मान लीजिए एक रस्सी लीजिए, रस्सी में एक पत्थर को बांधिए और घुमाइए, 2 बार घुमाइए, 3 बार घुमाइए और फिर छोड़ दीजिए उसको। हम देखेंगे कि पत्थर कहीं दूर जाकर गिरेगा। वैसे ही ये जो हमारा मिशन है, ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है, वो भी इसी तरह से जाएगा। यहाँ पर हम 2-3 बार हमारी ऑर्बिट में घुमाएँगे, उसके बाद यहाँ से इंजन को फायर करेंगे, इंजन को फायर करने के बाद यहाँ से चलता हुआ चाँद के पास जाएगा, चाँद का चक्कर लगाकर वापस आएगा और वापस आते हुए यहाँ पर आकर वापस जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में आएगा। अर्थ के ऑर्बिट से यहाँ पर इंजन अलग होगा और जो हमारा जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री होंगे, वो जो हमारा क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो यहाँ से जो ये जो हमारा पैसिफिक सी में जो हमारा क्रू मॉड्यूल है, वो क्रू मॉड्यूल उतरेगा और वहाँ से हम इनको वापस ले आएँगे। तो जो क्रू मॉड्यूल है, उसको यहाँ पर पहले इंजन के साथ जाएगा, फिर बाद में इंजन भी अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे यहाँ से फ्लोरिडा से स्पेस लॉन्चर इसको उठाएगा, फिर कहाँ पर लेके जाएगा? अर्थ की ऑर्बिट में। अर्थ की ऑर्बिट में जो हमारा लॉन्चर है, वो अलग हो जाएगा और जो हमारा स्पेस सिस्टम लॉन्चर है एसएलएस ये जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद चौथी पोजीशन पर यहाँ पर मेन इंजन को फायर करेंगे। मेन इंजन को फायर करने के बाद चंद्रमा के पास जाएगा, चाँद का चक्कर लगाएगा। यहाँ पर जो चाँद का गुरुत्वाकर्षण बल है इसको पकड़ लेगा और अगर फिर भी कोई दिक्कतें आती है तो वहाँ के लिए भी हमने अलग से इंजन लगा के रखा है, तो वो इंजन उसके लिए भी काम करेगा। फिर रिटर्न टू अर्थ धरती पे वापस आएगा और यहाँ तक आते-आते क्रू मॉड्यूल जिसमें हमारे जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो बैठे हैं, वो अंतरिक्ष यात्री अलग हो जाएँगे और उतरेंगे कहाँ पर? अपना पैसिफिक ओशन में। तो वहाँ से हम इनको वापस ले आएँगे। तो ये सारा मिशन है, ये सारा काम करके देखना है। क्यों करके देखना है? अगर ये सारी चीज़ें हमारी सही होती है, तो हम फिर चाँद के ऊपर एक मिशन को उतारेंगे। जो हमारा आर्टेमिस 3 होगा, वो उतारेगा। अब इसमें कौन-कौन शामिल है? इसमें नासा शामिल है, जो कि हम जानते हैं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसमें कनाडा शामिल है। तो 2 देश शामिल है और कनाडा के भी एक अंतरिक्ष यात्री होंगे, एक ब्लैक अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे और एक महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। तो ये जो आर्टेमिस 2 है, नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम का पहला मानव युक्त वैसे दूसरा मिशन है, पहला मानव युक्त है और 1972 के बाद इस मिशन के तहत मतलब 1972 के बाद ये जो मिशन है वैसे अपना लैंड नहीं करेगा चाँद के ऊपर, लेकिन फिर भी चाँद के पास जाने वाले जो लोगों में होंगे, ये 4 लोग होंगे और ये वाला जो मिशन है वो होगा। ठीक? अ, चाँद पर लैंडिंग नहीं करेगा, सिर्फ फ्लाई बाय यानी कि दूर से ही उड़कर वापस आ जाएगा। चाँद पर लैंडिंग आर्टेमिस 3 में होगी, आगे जब भी हम मिशन भेजेंगे वहाँ पर होगी। 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे जैसे हमने बात की और कनाडा का कोई पहला नागरिक होगा जो इस तरह के मिशन में चाँद तक जाने वाला है। स्पेस लॉन्च सिस्टम का यूज़ करेंगे हम, जो हमारा रॉकेट है उसका
और मानव मिशनों के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। और ओरियन अंतरिक्ष यान होगा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा। जैसे ये है हमारा लॉन्चर, इस पर हम रखेंगे हमारे स्पेसक्राफ्ट को और स्पेसक्राफ्ट के अंदर होगा हमारा क्रू मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस मिशन में हैं। इस मिशन को अभी जो रिहर्सल है वो सही रही है। उम्मीद है कि जो अगला मिशन होगा वो भी ठीक रहेगा। फ्लाई बाय होगा जैसे हमने बात की। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट की जा रही हैं, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट और री एंट्री सिस्टम। ये सारे सिस्टम नहीं होंगे तो मिशन को सफल होना या मिशन के सफल होने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। वेड्रेस रेसल कहा जा रहा है। वेड्रेस रेसल क्या होती है कि इस मिशन में रियल फ्यूल के साथ जिस तरह का सारा काम रियल होता है उस तरह से हमने इसका परीक्षण किया है। तो सभी चीज़ें सही रही है। अब इसमें मानव को बिठाएंगे, मतलब 4 हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बिठाएंगे और उनको भेजेंगे, फिर ये घूम के वापस भी आ जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली हैं। इसके बाद है एसआईआर प्रक्रिया जो हमारे यहाँ चल रही है। तो हमारे यहाँ एसआईआर प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आप जानते हैं, बंगाल में भी इस तरह की शिकायत चल रही है। अब एसआईआर प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो जैसे हम कितनी ही बार बात कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो वोटर लिस्ट है, चूँकि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र चुनावों पर बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। अगर हमारे यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, तो देश में या राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। और लोकतंत्र में चुनाव जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उतनी ही ज़्यादा चुनाव में वोटर लिस्ट ज़रूरी है। वोटर लिस्ट का सही होना ज़रूरी है। वोटर लिस्ट में सारे पात्र वोटरों का शामिल होना ज़रूरी है। जो इसमें शामिल होने के लायक नहीं है, उन्हें इसमें बाहर भी किया जाना चाहिए। यानी जो लोग जिनका 2-2 जगह पर नाम है, उनका एक जगह से नाम कटना चाहिए। जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, अब उनका नाम कट जाना चाहिए। या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य चला गया है, तो वहाँ पर इसका नाम, जहाँ से चला गया है, वहाँ पर इसका नाम कट जाना चाहिए और एक नई और सही वोटर लिस्ट यहाँ पर बनाई जानी चाहिए। तो वोटर लिस्ट को सुधारने की प्रक्रिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है कि जब नाम कटते हैं और जो लिस्ट आती है उनमें जिन लोगों के नाम कट जाते हैं वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। और आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए भी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको और उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी लेगा कि ये जो नाम है, इन पर जो आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को सुना जाए और उन आपत्तियों पर जो सही आपत्तियां हैं उनका समाधान किया जाए। जिन लोगों का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया है उनका नाम वापस वोटर लिस्ट में डाला जाए। कभी स्पेलिंग की मिस्टेक के कारण, तो कभी जैसे शादी हो जाती है महिलाओं की तो सरनेम में अलग होने के कारण, इस तरह से बहुत सारे लोग जो वोटर लिस्ट में होने के हकदार हैं उनका नाम यहाँ से कटा है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बंगाल की सरकार हो गई थी और वहाँ पर हमने देखा था पिछले दिनों की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और इन सभी बातों को लेकर शिकायत की थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इसमें शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार, चुनाव आयोग के बीच में लगातार अविश्वास है। चुनाव आयोग सारा काम तो करेगा, लेकिन सारा काम किसके माध्यम से करेगा? जो राज्य के अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये सारा काम होना है। तो यहाँ पर जो आपत्तियां सुनने के लिए जो आपत्तियां सुनना है जिन लोगों को, कि जिन लोगों का नाम कटा है वो जो आपत्तियां कर रहे हैं उनकी बातों का, उनके समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट से कहा है कि आपके यहाँ जो न्यायाधीश हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो चाहे वो कार्यरत हो, जो जिला अदालतों में जो न्यायाधीश हैं या फिर सेवानिवृत्त हैं, उनको इस काम में लगाया जाना चाहिए। उनकी तरफ से इस आपत्ति को सुना जाना चाहिए। अब एक तरीके से हम देखें तो राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के बीच में जो झगड़ा है उसमें केंद्र सरकार, अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक हल दिया, एक सोल्यूशन दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर हम देख सकते हैं कि ये न्यायपालिका की कार्यपालिका में हस्तक्षेप भी हो सकता है। तो दोनों पक्ष हैं इस बात के, हस्तक्षेप की तरह भी देख सकते हैं और दूसरा समाधान के तौर पर भी देख सकते हैं कि इस तरह के विश्वास को कैसे बहाल किया जाए, इस तरह की जो शिकायतें हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो ये सारी बातें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चूंकि उन समस्याओं को, उन आपत्तियों को देखने की, उन आपत्तियों को हल करने की जो तारीख है वो 28 फरवरी खत्म होने वाली है। उसके मद्देनजर राज्य सरकार को चिंता है और राज्य सरकार ने कहा है कि भाई साहब, जब तक पूरी सारी समस्याओं को हल नहीं कर लिया जाता तब तक इसकी लिस्ट नहीं आनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल उठाना भी कोई हम कहें कि बड़ी बात नहीं है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जाते हैं, चुनाव आयोग पर भी इस तरह की आपत्तियां लगाई जाती हैं और चुनाव आयोग भी इस तरह के आरोपों का बहुत ज़्यादा
तर्कपूर्ण तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से जवाब नहीं दे पाया। हम देखते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है कहीं न कहीं एक पक्ष में झुका हुआ नज़र आता है, साफ तौर पर दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे तर्कपूर्ण सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई ठीक जवाब आता नहीं है। तो अगर इस तरह से जल्दी में, जल्दबाजी में चुनाव से पहले इतने बड़े राज्य की, इतनी बड़ी जनसंख्या की, यदि इतनी बड़ी हमें जो वोटर लिस्ट है वो तैयार करनी है, तो उसमें समय चाहिए। लेकिन जब जल्दी में काम होता है, हड़बड़ी में काम होता है, तो बहुत सारी गलतियाँ यहाँ पर होती हैं, और उन गलतियों की कीमत क्या होगी, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या उन गलतियों की कीमत जो कि अपना राज्य में जो पार्टी है उसे चुकानी पड़ेगी, जनता को चुकानी पड़ेगी, या हमारे लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बहस में काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभावी ढंग से अभी सुलझ नहीं पाई हैं, और सुलझाने के चक्कर में कहीं न कहीं न्यायपालिका, अपने कार्यपालिका के काम में एक संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था के काम में दखल कर रही है। तो इसको लेकर भी चिंताएँ हैं। इसके बाद न्यूज़ है एफडीआई को लेकर, क्योंकि एफडीआई में भारत में लगातार पिछले 4 महीनों से नेगेटिव एफडीआई है भारत में। नेगेटिव एफडीआई क्या होता है? भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट निवेश आया है, उससे ज़्यादा निवेश बाहर चला गया है। अभी दिसंबर का आंकड़ा है, तो दिसंबर में हुआ क्या है कि दिसंबर में टोटल एफडीआई आया है $8.6 बिलियन, जो कि पहले से आए, मतलब 2024 दिसंबर से की तुलना में बात करें तो ज़्यादा ही है। लेकिन हुआ क्या है, इससे ज़्यादा एफडीआई बाहर चला गया है। $8.6 बिलियन आया है, $7.5 बिलियन का जो निवेश भारत में आया था वो वापस हुआ है। तो ये चिंता का कारण है कि हमारे देश से एफडीआई वापस चला गया। अब वापस चला गया, ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने का आंकड़ा है, और दिसंबर के महीने तक न तो हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई थी, न ही यूएसए के साथ डील हुई थी। तो काफ़ी अनिश्चितताएं थी कि भारत में जो व्यापार है वो किस दिशा में जाएगा, वहाँ पर डील किस दिशा में जाएगी। लेकिन अब दोनों से डील हुई है। जो दोनों देशों के रिलेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से पटरी पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, तो वहाँ पर अब निवेश अगले जो महीने का आंकड़ा आएगा उसमें हम देखेंगे कि सही दिशा में जा रहा है या नहीं, बढ़ा है या नहीं। लेकिन ये जो निवेश आया था और वापस हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। अनिश्चितता की स्थिति में वापस हुआ है, लेकिन अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो चिंता और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ट्रेंड कम हुआ है तो व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, जैसे हम देखते हैं। डील ठीक ठाक हो गई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुई है, और यूएसए के साथ भी बातचीत चल रही है, और अब टैरिफ को लेकर ये फैसला भी आया है, तो उसको लेकर भी शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। तो इतना वापस गया है। इसके अलावा 2.7 मिलियन की रकम भारत की कंपनियों ने भारत से बाहर निवेश की है। तो भारत की कंपनियां दूसरे देशों में निवेश कर रही हैं, मतलब भारत की कंपनियों का भी दुनिया भर में जो प्रेजेंस है वो बढ़ रही है, उनका दबदबा बढ़ रहा है, उनका व्यापार बढ़ रहा है, उनकी प्रेजेंस हो रही है। तो इसको लेकर भी एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है। 7.5 जो वापस हुआ है वो नेगेटिव है। 2.7 जो भारतीय कंपनी ने निवेश किया है वो हम देख सकते हैं कि एक ठीक चीज़ है। भारत में जो निवेश आया है वो सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस से आया है। कहाँ पर आया है? परिवहन, निर्माण, कंप्यूटर सेवा और ऊर्जा सेक्टर में आया है। इसके अलावा जो निवेश भारत से दूसरे देशों में गया है वो गया है सिंगापुर, अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन और नीदरलैंड। बाकी जैसे हमने बात की कि टैरिफ को लेकर अनिश्चितता थी, अपने जो निवेशक थे वो डरे हुए थे, सतर्क थे, इसलिए पैसा वापस खींच रहे थे। अगले महीने हो सकता है कि एफडीआई बढ़ने का आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की जो वापसी हुई है, जैसे पैसा जो वापस गया है, अगर फिर से भारत में वापस आता है, जो डील हुई है उनके कारण जो वापसी हुई है भारत में, वापस जो पैसा है वो थोड़ी सी राहत देगा हमारी अर्थव्यवस्था को। एफडीआई के मामले में एक अच्छा आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा, और अर्थव्यवस्थाएं जब अच्छी दिशा में जाएंगी, जब डील हो जाएगी, जब फैसले ठीक तरीके से सरकारों के द्वारा ले लिए जाएंगे, सारे झगड़े, वैसे तो सारे झगड़े सुलझने वाले नहीं है, फिर भी जब डील हो जाएंगे, झगड़े थोड़े से कम हो जाएंगे, तब एक अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देगा। और हमारे लिए आज का जो सबसे लास्ट आर्टिकल है वो है पैक्स सिलिका को लेकर। जैसे हमने बात की कि दुनिया भर में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके सप्लाई चेन पर, उनके प्रोडक्शन पर, उनके प्रसंस्करण पर, सारी चीज़ों पर चाइना का दबदबा है, और चाइना इसको जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ करता है। और इससे परेशान होकर अमेरिका ने इसको काउंटर करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। 2025 में दिसंबर में जब ये गठबंधन बना था और इसकी डील हुई थी, तब भारत
को इसमें शामिल नहीं किया गया था, अभी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसका यही एकमात्र उद्देश्य है, चीन पर निर्भरता को कम करना है और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके मामले में काम करना है और आर्थिक दबाव से जो आर्थिक दबाव चाइना डालता है उससे मुक्त होना। इसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ ये सारे देश शामिल हैं। बस आज के लिए जो सारे आर्टिकल थे वो हम देख चुके हैं। इंडिया में जो ये स्टेट और यूनियन के रिलेशन है उनको लेकर ये जो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति बनी थी उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं उनके बारे में देखा था। हमें दोनों पक्ष देखना है, आलोचना करनी है तब इस तरह से आलोचना करनी है कि इससे सही बात कुछ नहीं हो सकती, और लेकिन जब इसके काउंटर में जो बात रखनी है वो भी उसी तरह से रखनी है। पक्ष विपक्ष दोनों तरह के तर्कों को मजबूती से हमें एक तो पता होने चाहिए, दूसरा रखते भी आना चाहिए। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है उसने अमेरिका की सरकार यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को पलटा है। उसके बाद ये पक्षी हैं, पक्षियों के नाम याद रखना है, कहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आर्टेमिस मिशन के बारे में, आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में, आर्टेमिस 1, 2, 3 के बारे में, स्पेस लॉन्च सिस्टम के बारे में और ओरियन स्पेस क्राफ्ट के बारे में, और सारी चीज़ें तो हम फिर डिटेल में देख ही चुके हैं। फिर हमने देख लिया है सबसे लास्ट में SIR प्रक्रिया और अपना पैक्स सिलिकॉन के बारे में भी। यहाँ से पहला सवाल हो सकता है कि संघ राज्य संबंधों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने की थी। क्या है इसका सही जवाब? समिति ने भारतीय संघवाद में बढ़ते केंद्रीकरण को अस्वस्थ बताया और समिति ने 1991 में या जो हमारे आर्थिक सुधार हुए थे उस तरह की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो तीनों बातें सही है, एकदम बिल्कुल सही है कि जो इसके अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ थे। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो अस्वस्थ है लोकतंत्र के लिए और एक सुधारों की ज़रूरत तो है ही। दूसरा सवाल है कि मणिपुर की, ये वाला सवाल यहाँ पर नहीं है। तीसरा सवाल है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ रद्द कर दिए हैं क्योंकि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। कांग्रेस यानी वहाँ की संसद। ठीक बात है, ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सिटीजन साइंस पहल है, इसमें आम लोगों को शामिल किया गया था, बात सही है। तिरुवनंतपुरम में 200 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां उनको दर्ज किया गया, ठीक है। यह सभी दर्ज की गई प्रजातियां प्रवासी हैं, सभी तो प्रवासी नहीं है, कुछ प्रवासी थी और कुछ एंडेमिक थी, दोनों तरह की प्रजातियां हमने देखी थी। पांचवा सवाल है कि आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं करेगा। तो आर्टेमिस 2 नहीं करेगा। आर्टेमिस 1 में सिर्फ जो हमारा मशीन सिस्टम है वो था, मानव इसमें शामिल नहीं था। इसमें जो हमारा स्पेस क्राफ्ट था वो घूम कर वापस आ गया था। दूसरे में स्पेस क्राफ्ट में मनुष्य भी होगा, घूम कर वापस आ जाएगा। तीसरे में स्पेस क्राफ्ट भी होगा, मनुष्य भी होंगे, हमारे जो अंतरिक्ष यात्री भी होंगे और चंद्रमा पर उतरेंगे। तो ये जो तीसरा वाला है मिशन वो चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। पहला वाला मानव रहित था, दूसरा वाला मानव सहित था। परीक्षण करना ही तो है, ठीक बात है। छठा, नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। 1972 के बाद पहला मानव युक्त चंद्र मिशन है, ठीक है। मानव युक्त आर्टेमिस 2 ही है लेकिन लैंडिंग नहीं करेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। आर्टेमिस 1 में मानव युक्त भी नहीं था, न ही इसको लैंडिंग करना था, इसको सिर्फ चक्कर लगाकर वापस आना था, फ्लाई बाय मिशन ही था। दूसरा वाला फ्लाई बाय लेकिन मनुष्य के साथ है, तीसरा अपना लैंडिंग करेगा, ठीक है। उसमें स्पेस यात्री भी होंगे, हमारे अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। और दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, ठीक है। और यह मिशन स्पेस शटल से लॉन्च किया जाएगा। तो यह मिशन अपना जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है उससे लॉन्च किया जाएगा। सातवां, भारत में शुद्ध FDI नकारात्मक होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी कंपनियों द्वारा मुनाफे की वापसी में वृद्धि, ठीक बात है। भारतीय कंपनियों को भारी निवेश, ये भी ठीक है। सकल FDI प्रवाह में भारी गिरावट, तो ग्रॉस FDI प्रवाह में भारी गिरावट नहीं हुई है, FDI तो बढ़ा ही है, लेकिन चूंकि ज़्यादा FDI बाहर चला गया है, ज़्यादा पैसा बाहर चला गया, उसको लेकर यहाँ पर हमने नेगेटिव FDI दर्ज की है। पिछले 4 महीनों में लगातार नेगेटिव FDI है जब से टैरिफ का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब डील हो जाएगी या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसका जो असर दिखेगा और जब भी फाइनल चीज़ें होंगी, जब भी सारी चीज़ें स्टेबल होंगी, उसको लेकर फिर अर्थव्यवस्थाओं में हम देखेंगे कि एक बार फिर से तेजी आएगी। आठवां सवाल है कि कितने कथन सही है। दिसंबर 2025 में भारत में सकल FDI 5 महीने के उच्च स्तर पर था। जी नहीं, निम्न स्तर पर था।
सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरिशस प्रमुख निवेश स्रोत थे। ठीक है, यहीं से निवेश आया है। और ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई मिल नहीं था, सॉरी, आया है, ऊर्जा क्षेत्र में एफडीआई आया है, बिल्कुल आया है। 9वां सवाल, पैक्स सिलिका समूह का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भरता से मुक्त करना है, क्योंकि चीन प्रसंस्कृत दुर्लभ मृदा तत्वों का प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है। ठीक बात है, आपूर्ति करता है और उससे निर्भरता को कम करना है। 10वां सवाल, भारत के पैक्स सिलिका समूह में शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समूह इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है, सही है। और भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य नहीं है। जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। सारी चीज़ें ये वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। भारत संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत को पहले नहीं बुलाया गया था, अब इसमें भारत शामिल हुआ है। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।